नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार गरीबी के ताज़ा आंकड़ों पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे सी रंगराजन की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट ने देश में एक बार फिर से गरीबी के आंकड़े पर बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गाँवों में 32 रुपये और शहरों में 47 रुपये रोज कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है। इन आंकड़ों से एक बार फिर ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसे कितने पैसों की जरूरत है और इसे मापने की कसौटी क्या हो और कैसे सुनिश्चित की जाए उसकी पात्रता। जब भी देश में गरीबी के नए आंकड़े आते हैं, खूब जोर से सियासी शोर उठता है। कोई इसे गरीबी नहीं दरिद्रता की रेखा कहता है तो कोई पूंजीवाद का परिणाम। लेकिन आज हम सवाल ये उठाने जा रहे हैं कि क्यों न गरीबी को मापने के पैमाने में बदलाव किया जाए, क्यों न 20 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले इस देश में इस बात पर बहस की जाए कि देश की जीडीपी का कितना हिस्सा किस वर्ग के पास जा रहा है और लगातार बढ़ती पूंजी की खाई को पाटने का तरीका क्या हो। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ हैं एनसी सक्सेना। सक्सेना साहब 2009 में गरीबी का पैमाना क्या हो इस पर अध्ययन कर चुके हैं और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ हैं जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि बीजेपी के नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा के सांसद केटीएस तुलसी हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन तमाम मेहमानों के अलावा हमारे साथ वो युवा जनता है जो आप सबसे सवाल करेगी कि आखिर वो क्या समझती है देश की गरीबी को लेकर। तो गरीबी देश में कोई नई बहस नहीं है और ना ही कोई हमारे लिए नया मुद्दा है, लेकिन बहुत सारी बहसों और बहुत सारे वादों उपायों के बावजूद गरीबी ने हमारे समाज और हमारे देश में अभी भी पैठ जमा रखी है। येचुरी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि जब भी गरीबी के आंकड़े आते हैं देश के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन जाता है। कोई दया से तो कोई करुणा से इस मुद्दे को उठाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इन भावनाओं के बीच में आकर कहीं जो ठोस संदर्भ है उसका वो भटक जाता है। गरीबी का पैमाना क्या हो, जीवन स्तर में सुधार कैसे किए जाएं, ठोस प्रयास कैसे किए जाएं कि गरीबी दूर हो, ये सब नहीं हो पाता है। ये सारी इश्यूज पे बात नहीं हो पाती है। नहीं, बात तो हो पाती है लेकिन जिस गंभीरता से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसके लिए कारण आप समझिएगा, एक तो भावनात्मक जो बात है जो आपने जो कही, एक करुणा की बात कहिए या एक इस तरीके की जो भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव देश के अंदर विरोधाभास जो बढ़ रहा है उसके खिलाफ एक आक्रोश भी है देश की जनता के अंदर, और जो स्वाभाविक है और हम समझते हैं कि वो सही बात है। लेकिन वो एक पहलू है इस भावना की। दूसरी बात आप जरा समझिए, पिछले खास तौर पर 2000 के आसपास से लेकर आज तक इस 15-20 सालों के अंदर ये नई आर्थिक सुधारे आने के बाद आपके गरीबी के आंकड़े जो है वो काफी गंभीर हो गए हैं ये निर्धारण करने के लिए किसको आपकी सब्सिडी कहां तक और किस हद तक पहुंचेगी। क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के ऊपर ये तय होता है कि किन लोगों को आपको ये फायदा मिलेगा। उदाहरण के दौर पर आप तय करते हो बीपीएल कार्ड किसको मिलेगा, इसके ऊपर बहुत बड़े विवाद ही नहीं, बहुत बड़े झगड़े, इस रिपोर्ट में भी कहा गया और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इस गरीबी के पैमाने पर, इस गरीबी के आंकड़े पर निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है। तब ये बीपीएल कार्ड का मतलब क्या है भाई? बीपीएल कार्ड क्यों दे रहे हो आप किसी को? हाँ, अब ऐसे तथ्य बोलेंगे आप जिसका कोई ताल्लुक नहीं है देश की सच्चाई से और वास्तविकता से, तो इस तरीके की बहस का मतलब क्या है? नहीं, लेकिन हमने तो सिर्फ वही बात कही जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो रंगराजन समिति कह रही है और जो तेंदुलकर समिति कहती आई है। हमने सिर्फ उसी को दोहराया है। तो उसी को दोहराया तो समझ लीजिए गलत बात है और गलत आप दोहरा रहे हो। आखिरकार आप बीपीएल कार्ड और बीपीएल दाम की घोषणा करते क्यों हो?
आप ये तय क्यों करते हो और कैसे करते हो कि कौन है जो एलिजिबल है आपके बीपीएल कार्ड के लिए? हाँ। ये सब करते हो आपके गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं इस आंकड़ों के मुताबिक, और ये जो डेफिनेशन आप दे रहे हो उसके मुताबिक करोड़ों लोगों की जिंदगी किस तरीके से होगी वो निर्भर होता है इन आंकड़ों के ऊपर। सो भावना की एक पहलू है और एक सच्चाई और वास्तविकता का दूसरा पहलू है कि रोजमर्रा जिंदगी में वो किस तरीके से जिएंगे वो निर्धारित होता है इन आंकड़ों के ऊपर। कोई एक एक्सपर्ट कमेटी बैठकर तय कर लेती है पूरे देश के लिए, जिसका कुछ लेना देना नहीं है जमीन के ऊपर क्या है हालत, जिन हालतों में लोग जो है गुजर रहे हैं। चलिए, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये उठाया है कि वास्तविकता, इसी आधार पे इसलिए इन आंकड़ों की अहमियत है। जी, आप कह रहे हैं कि इन आंकड़ों की अहमियत है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह तय होता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसे दिया जाए या ना दिया जाए। हालांकि अभी तक जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी और रंगराजन साहब की जो तमाम इंटरव्यूज देखे हैं उसमें उन्होंने साफ किया है कि इन आंकड़ों के आधार पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं दिया जाता है। अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें 67% पॉपुलेशन को शामिल किया गया है। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि व्यवहारिक तौर पर दरअसल इसका मतलब होता है? देखिए, ऐसा है कि कुछ योजनाएं अभी भी ऐसी हैं जो कि बीपीएल से लिंक्ड हैं। जैसे कि जो खाद्यान्न की योजना है उसमें क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी लागू नहीं किया गया है इसलिए वो लिंक्ड है। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा तब ये जो लिंक है टूट जाएगा। और पेंशन की स्कीम है उसके साथ लिंक है। बहुत सारी और योजनाएं थी जो लिंक थी पहले, जैसे कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन में किसको सब्सिडी मिलेगी पहले लिंक था, लेकिन अब आप देखेंगे कि टॉयलेट की जो सब्सिडी है उसमें बहुत बढ़ा दिया गया है। बीपीएल हो, स्मॉल फार्मर हो, एसटी हो, एससी हो, लैंडलेस लेबरर हो, वुमेन हेडेड हाउस होल्डर, सबको डाल दिया गया है। इंदिरा आवास योजना को भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है और ये हो गया है उसमें कि बीपीएल भी हो लेकिन हाउसलेस हो, 75% वेटेज होगी हाउसलेस को। बहुत सारी योजनाएं हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, एसएसए है, एनआरएचएम है, नरेगा है, आईसीडीएस है, ये सारी योजनाएं यूनिवर्सल हैं। दूसरी बात ये होगी, आपने देखा होगा जब भी कोई रिपोर्ट ऐसी निकलती है राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कहती हैं, ना तो उन्हें चिंता होती है क्योंकि राज्य सरकारों को जो पैसा जाता है वो इस बात से लिंक नहीं है, वो लिंक्ड है उस राज्य सरकार की पर कैपिटा इनकम कितनी है। आप राज्य सरकारों की चुप्पी पे बात कर रहे हैं। सीताराम जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए, इसके बाद में आगे गलत है। मैं कहूँ एक छोटी सी बात है, ये बताइए कि आप फूड सिक्योरिटी में 67% को टारगेट किया। हाँ। ये 67% की आंकड़ा आप किस आधार पे तय किया? ये 67% का आंकड़ा तैयार, जो 70% इसमें रूरल एरियाज और 50% अर्बन एरियाज, ये मान के चले हैं। देखिए, मोटी मोटी बात कैसे तय किया? मैं बताऊं आपको कैसे तय किया? ये इसका कोई आधार नहीं है, इसको किसी नहीं, कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी। एक मिनट सुन लीजिए, एनएसी की रिपोर्ट थी 90%। आपने किस आधार पर तय किया कि किसको मिलना चाहिए? ये देखिए, दो अलग अलग प्रश्न है। कितने लोगों को मिलेगा एक प्रश्न है, किस किस को मिलेगा वो अलग प्रश्न है। नहीं, लेकिन जब भी आप कितने लोगों की बात सोचेंगे तब तो आपको ये क्राइटेरिया बनाना ही पड़ेगा ना कि किस आधार पे हम इतने लोगों को देंगे। ये क्राइटेरिया 70% का ना तो तेंदुलकर जी ने बनाया और ना ही उससे पहले लड्डावाला ने बनाया और ना ही रंगराजन जी ने बनाया। ये तो एकदम पॉलिटिकल डिसीजन था कि सब्सिडी के भार को देखते हुए हमने गवर्नमेंट ने तय किया 70% दिया है। मैं पूरी बात कह लूं, देखिए नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बीजेपी की इस वक्त सरकार है और जीवीएल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम ये बहस कर रहे हैं कि दरअसल ये जो गरीबी के आंकड़े तय होते हैं, क्या इससे सरकारी योजनाएं भी तय होती हैं? रंगराजन साहब, तेंदुलकर साहब दोनों ने कहा कि नहीं, इससे सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लिंक्ड नहीं है ये। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत सारी योजनाएं लिंक्ड हैं, चाहे येचुरी जी की बात सुन ली जाए चाहे इनकी, दोनों ये कह रहे हैं। फूड सिक्योरिटी और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स लिंक्ड हैं और कोई स्कीम नहीं। लेकिन जो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, पेंशन, फूड सिक्योरिटी भी अगर लिंक्ड हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है कि ये जो गरीबी के आंकड़े आए हैं, क्या इसे आपकी सरकार मानते हुए अपनी सरकारी योजनाओं को इस पर लेके आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखिए, रिपोर्ट सबमिट हुआ एक सप्ताह पहले और रिपोर्ट को कमीशन किया गया पिछले सरकार के कार्यकाल में, लेकिन एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है। इसको मैं कोई पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहता हूं इसको। और लेकिन इसके पहले
2 साल पहले सुरेश तेंदुलकर, वो भी एक्सपर्ट है, वो भी जाने माने एक्सपर्ट है, उनके रिपोर्ट आया। ये दोनों में आप अंतर देखेंगे तो गरीब की जो संख्या है उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। तो इसलिए सरकार को भी इस पर एक अंदर चर्चा करना पड़ेगा, सरकार एग्जामिन करेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, जो पहले आप चर्चा कर रहे थे, सक्सेना जी भी बता रहे थे, गरीब कितने हैं उससे ज्यादा क्या हमारी जो भी सहायता है वो गरीब तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। सबसे बड़ा सवाल है। आप गांव में जाके देखिए, किसी भी गांव में जाके जनता से पूछिए, सबसे बड़ा उनका कंप्लेंट ये रहेगा कि बीपीएल कार्ड इनको मिला जिसके पास मकान नहीं, है। लेकिन सच ये भी है जीवीएल साहब कि अभी कल ही मैं सुन रही थी, संसद के अंदर बहस हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सूखे का मुआवजा मिलना चाहिए या खेती से संबंधित कोई मुआवजा था जो मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है, और किसी और लोगों को मिल गया है जिनको जो उससे प्रभावित नहीं हो। और ये एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। सवाल ये है कि नहीं, मैं गरीब की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि मेरे से जिनकी स्थिति गांव में जितने लोग, उनकी सबकी स्थिति मेरे आर्थिक स्थिति से काफी बेहतर है, फिर भी हमें नहीं दिया जा रहा है, इनको दिया जा रहा है। कभी कभी इसमें भ्रष्टाचार का भी कंप्लेंट आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं सबसे कितने गरीब है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि एक कमिटी का एक्सपेक्टेशन था, उनका आंकलन था कि 22% लोग पूरे देश भर में गरीब रेखा के नीचे हैं। इसका लगभग 30% का है, मतलब 8% का अंतर है। वो संख्या में बहुत बड़ी संख्या होती है। और एक इंपॉर्टेंट विषय में इसकी जो आंकड़े हैं रंगराजन कमेटी की, उसमें 2004-5 से लेकर 2011-12 की एक विषय ये भी समझना जरूरी है, ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की डिटेल्स है। ये आमदनी की नहीं है। पहले इसी जनरल जो मीडिया में चल रहा है जो बात, उसमें बहुत सारे गलत फहमियां हैं। एक तो एक्सपेंडिचर की बात है, उपभोग कितना कर पा रहा है एक शख्स, उसके बारे में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा जिसकी तरफ आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं, ये अर्बन में 2004-5 में जितने प्रतिशत लोग गरीब रेखा के नीचे थे, उससे 2011-12 में ज्यादा संख्या है। प्रतिशत में आप देखिए 25.7% लोग। जीवीएल साहब, हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे कि क्या हमारे गरीबी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं अगर हम तेंदुलकर समिति से लेकर इस समिति की बात करें, लेकिन उसके पैमाने किस तरह से बदल रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सुनिए, जब हम गरीबी की बात करते हैं, एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। एक्चुअली 2 बातें। पहली बात यह है कि गरीबी के नीचे कितने लोग हैं, कौन गरीब है, इसकी अंचना हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ उनको मदद करना, उन पे कोई मेहरबानी करना नहीं है आपको और हमको। सवाल यह है कि हर सरकार की ये जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये जरूरी पड़ जाता है कि आप एस्टिमेट करें कितने लोगों को ये मदद पहुंचाने के लिए किस तरीके से अपने साधनों का आप सही कह रहे हैं, और इस जिम्मेदारी से सरकारें भाग नहीं सकती, सिर्फ ये कह के कि दरअसल अभी हमें दुरुस्त करना है कि लोगों को मिले। एक बात, लेकिन जो मेजरमेंट अभी सुनिए, एक और बात है, मुख्य बात, गरीबी का आप आंकलन किस आधार पर करते हैं जी ना? सुनिए एक मिनट, गरीबी की आंकलन आप किस आधार पर करते हैं? बहुत चर्चा के बाद देश में 1979 में जी 79 के अंदर जब गरीबी रेखा के एस्टिमेट्स आप बनाए थे, तब आपने तय किया था कि गरीबी आप जो है आंकलन करेंगे आप कैलोरी इनटेक के आधार पे। 2400 कैलोरी आपके रूरल एरियाज में, 2100 कैलोरी आपके अर्बन एरियाज में। आज वो कैलोरी इनटेक का पूरी की पूरी बात आप भूल चुके हो। नहीं है, आप ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कंज्यूमर है। प्राइस इंडेक्स के आधार पर वही एस्टिमेट को नहीं, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तुलसी साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगी ब्रेक पर जाने से पहले, कि आपको नहीं लगता है कि जो कसौटियां अभी बनाई जा रही हैं गरीबी को मापने की, वो मिनिमम कंजम्पशन के आधार पर बनाई जा रही हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम जरूरत के आधार पर ये कसौटियां तय की जाए? तो जो उनका सवाल है, येचुरी जी का सवाल है, और पूरे देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को जो सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने का सवाल है, उसको ठीक तरीके से टैकल किया जा सकेगा? नहीं, मेरे विचार में तो जो क्राइटेरिया है कि कैलोरी इनटेक, मिनिमम कैलोरी इनटेक और मिनिमम प्रोटीन और फैट्स इनटेक, उसके आधार के ऊपर अगर किया जाएगा तो सही है। मैं ये समझता हूँ, हम जरा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। गांधी जी ने ये कहा था कि गरीबी
सबसे भयानक हिंसा है इंसान के खिलाफ, द वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ मैन। अब ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं है। सवाल तो यह है कि इनकी वजह क्या है और उस वजह को दूर करना। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में इसके 8 वजह हैं, जिन 8 के 8 को टैकल करना पड़ेगा। सिर्फ खाना देने से काम बनता नहीं है। पहली तो वजह यह है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए साथ में। दिस इज ऑल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको जब तक रूरल एरियाज में, क्योंकि 75% गरीब तो रूरल एरियाज में हैं, जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में नहीं मिलेगी, गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। तीसरा यह है चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर को इसीलिए बच्चा को लेबर करवाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, ना तो वो खुद खा सकते हैं ना बच्चे को खिला सकते हैं। जो जुर्म होते हैं गरीब के खिलाफ, उनको रोकने की आवश्यकता है, बहुत सख्त आवश्यकता है। जो गरीब है उसको, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास क्रेडिट नहीं है कि उस जमीन का वो कुछ बो सके, उसमें से कुछ कमाई कर सके, तो उसको एक्सेस टू लैंड एंड क्रेडिट, उसकी आवश्यकता है। फिर उसके बाद लिटरेसी, जो इलिटरेसी है, दिस इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। जरूर यही बात है कि दरअसल आप जो बात ही कह रहे हैं उसका कुल लब्बो-लुआब यह है कि गरीबी को मापने के लिए बहुआयामी आधार अपनाने पड़ेंगे। दो और वजह जो हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम नहीं दे सकते तो गरीब तो मर ही जाएगा जी। और आखिरी है सैनिटेशन। ये हमें 8 के 8 जो मापदंड हैं इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम गरीबी जी। आपके 8 आंकड़े का मतलब यही है कि हमें गरीबी को मापने के लिए एक बहुआयामी आधार तैयार करना पड़ेगा। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अगर हम वैश्विक विमर्श के आधार पर देखें तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पैमाना तैयार किया जिसमें पेयजल, शौचालय, बिजली, मकान, रसोई गैस के आधार पर 2013 में भारत में गरीबी के जो आंकड़े तय किए गए थे, दरअसल वो 52.7% थे। तो आखिर हम गरीबी के कौन से आंकड़े और किस आधार पर तय कर रहे हैं, और क्या जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सलाह दिया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी को नापने के कुछ और पैमाने होने चाहिए, उसमें और आधारों को शामिल किया जाना चाहिए, उस पर भी हम बहस करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कि गरीबी नापने का पैमाना क्या होना चाहिए और गरीब कौन है, इसे कैसे तय किया जाए। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि जब तक हम गरीबों की पहचान नहीं करेंगे तब तक उनको अपने देश की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फायदा कैसे पहुंचाएंगे। सीताराम जी का कहना है कि गरीबों के लिए जो आज हमारे देश में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो BPL कैटेगरी तय की जा रही है, दरअसल वो इन्हीं आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि बार बार इन आंकड़ों को तैयार करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि इन आंकड़ों से आधारित नहीं है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं। पर सवाल यह है कि आपने भी एक बार गरीबी का पैमाना तय करने की बात कही। हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी की बात की जिसमें कहा गया है कि सिर्फ उपभोग की बात ही नहीं हो, सिर्फ सेविंग की बात ना हो, सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन की बात ना हो, उससे आगे बढ़कर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अपने रहन सहन पे किस तरह से खर्च करता है, इसको भी इसमें शामिल किया जाए। क्या आपको लगता है कि जो तुलसी साहब बता रहे हैं, जो और दूसरे विश्व स्तर पे आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, उसको भी अब शामिल करने की जरूरत है गरीबी के आंकड़ों में, पैमाने में? कम से कम शहरों के लिए तो बहुत जरूरी है कि हम कंजम्पशन के साथ। सर मैं आपके पास आती हूँ, पहले एक बार सक्सेना साहब से इसको समझ लें क्योंकि आपने पहले भी एक बार पैमाना तैयार कर रखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आपसे समझ लिया जाए। शहरों में कम से कम कंजम्पशन के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि बेसिक सर्विसेज का अभाव है जहाँ पर, क्योंकि यहाँ का दिल्ली में देखिए रिक्शा अगर खींचने वाला है, हो सकता है 100-200 रुपये कमा लेता हो दिन भर में, लेकिन उसके पास रहने की जगह नहीं है।
रिक्शे पर सोता है, उसके बच्चे गली में सोते हैं, वहीं सड़क पर सोते हैं। इसलिए हाउसिंग, कम से कम सैनिटेशन, हाउसिंग, जो ऑक्सफोर्ड की बात की आपने, उसमें भी हाउसिंग भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किया जाए तो इससे जो गरीबों का नंबर बढ़ जाएगा। आप देखें बम्बई में 55% आदमी स्लम्स में रहते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 4% व्यक्ति ही गरीब हैं। तो एक ये भी देखना चाहिए। मैं एक मोटी मोटी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो जनसंख्या है 125 करोड़ की, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वो लोग तो हैं जो कि ऊपर के 15-20% लोग जो या तो टैक्स देते हैं या टैक्स देना चाहिए दे नहीं रहे हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको मैं कहूँगा डिसएडवांटेज्ड हैं, गरीब हैं। ये जो 30% 35% की बात होती है, 20% की बात होती है, इनको अल्ट्रा पुअर कहा जा सकता है। अगर हम गरीबी रेखा को बढ़ा भी दें और 70-80% तक ले भी जाएं, उससे हमारी जो योजनाओं का जो कम से कम जो उसका लोकेशन है या राज्य सरकारों को जो पैसा जाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान उसमें ये होगा कि जब हम 80% गरीब कहेंगे तो फिर जो ऊपर के 50% के लोग हैं वो सारी की सारी सुविधाओं का फायदा उठा लेंगे, और जो बॉटम में 3 लेयर हैं उनको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम बॉटम के जो लोग हैं उनके लिए कोई खास योजनाएं चलाएं, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे देश का विकास होता है, आप देखेंगे मलेशिया ने, थाईलैंड ने, बाकी सभी मुल्कों ने अपनी पॉवर्टी लाइन को 1.25 से बढ़ाकर $2 कर दिया, कहीं से $5 कर दिया। तो हमारे भारतवर्ष में भी आप देखेंगे कि लट्टा बालाजी ने जो कहा था उसमें तेंदुलकर जी ने बढ़ाया, रंगराजन जी ने बढ़ाया। हो सकता है 4-5 साल बाद और तरक्की होगी तो हम और बढ़ा देंगे। जी, आप कह रहे हैं कि और बढ़ाने की जरूरत है। मैं येचुरी जी आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर गरीबी का आधार कैसे तय होना चाहिए? आप लोग क्या मानते हैं, कितने रुपए कमाने वाला आदमी जो है वो गरीबी पैमाने के अंतर्गत आता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि गरीबी की कोई एक आंचना नहीं हो सकती है। इट हैज टू बी ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात आपने कही है, हम उन चंद देशों के अंदर है जो आज भी गरीबी रेखा के बारे में बात करते हैं। दुनिया के अंदर परिभाषा आज ये है, उसको कहा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी, ये पॉवर्टी के एस्टिमेट्स नहीं है, व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के एस्टिमेशन तक पहुंचे नहीं है हम, और लगता है कि कई साल लगेंगे पहुंचने में। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर हम जो है कोई सिर्फ एक समानता की बात नहीं कर रहे हैं समाज के अंदर, और ना कोई किसी एक राजनीतिक पार्टी या ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, ये इंसानियत की सवाल है किसी समाज के लिए। जी, और वहां पर आपको ये सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा, क्या हमारे देश के अंदर साधनों की कमी है कि इस तरीके की गरीबी को सर हम इंसानियत के सवाल पे आए, उससे पहले ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैं उसका जवाब आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम अर्थशास्त्र में जाएंगे तब हमें कोई ना कोई पैमाना, कोई ना कोई कसौटी तय करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने ये पूछा था। हम उस बड़ी बात पे जाए उससे पहले इस बात को तय कर लें कि दरअसल जो सरकारी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं हैं, उसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए? हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया तो कुछ तय करना पड़ेगा सर। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ। मिनिमम क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि 2400 कैलोरी पर डे इन रूरल एरियाज, 2100 कैलोरी पर डे इन अर्बन एरियाज, प्लस हाउसिंग, प्लस हेल्थ केयर, प्लस एजुकेशन एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। ये सब जोड़ने के आधार पर ये क्राइटेरिया बनाना चाहिए, गरीब है कि नहीं। जी, आपने एक स्पष्ट बात कही, और ये आधार आज तक कुछ जी आपने जो बात कही, मैं चाहती हूँ मैं जीवीएल साहब से पहले चर्चा कर लूं। जीवीएल साहब, अभी तक आपकी सरकार ने ये जो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई है, जहां तक मेरी जानकारी है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अभी तक ये ही बहस चल रही है कि ये भी गरीबी का जो आंकड़ा आया है ये भी पर्याप्त नहीं है, तो क्या आप लोग कोई नया पैमाना इवॉल्व करेंगे गरीबी के आंकड़े को तय करने के लिए? एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जहाँ तक मैं समझता हूँ वो रिसीव किया जाता है, एक्सपर्ट कमेटी को उसको अध्ययन किया जाएगा, पर लेकिन इसको कोई रिजेक्ट करना, उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना, ऐसा कोई बात नहीं है। पर जब नए सरकार आई है, अपना उनका कार्यकाल है, नए सरकार का हमारा अपना आंकलन है, प्लानिंग है, तो उसको मुताबिक सभी इश्यूज को समझकर एक सही निर्णय लिया जाएगा। जहाँ तक इसमें मेरा जो अनुमान है, मेरा आंकलन है, मुझे लोगों में, अब मीडिया में इस तरह की आलोचना होने का एक मुख्य कारण ये है
क्योंकि हम जब अर्बन की बात करते हैं, अर्बन जैसा सक्सेना जी बता रहे थे, मुंबई और ये जो छोटा सा कस्बा जिसकी आबादी 30,000 की हो, 40,000 की हो, वो भी अर्बन कहलाया जाएगा। दिल्ली मुंबई भी अर्बन कहलाया जाएगा। हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली कलकत्ता मुंबई में क्या है या छोटे कस्बा में क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें मेरा जो आंकलन से सबसे बड़ा इसमें कमजोरी है ये सभी एस्टिमेट्स का, हम पूरा अर्बन को एक मानकर चल रहे हैं और रूरल में कुछ हद तक मेरे विचार से बहुत ज्यादा इतना विविधता नहीं होगी जितना अर्बन में होगी। तो जो एक्सपेंडिचर और क्राइटेरिया बनाना चाहिए अर्बन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जिस पर आधारित है ये सारा, वो एक नेशनल सैंपल सर्वे है। उसके आधारित जो मैं कह रहा हूं वो शायद संभव नहीं होगा कि अलग अलग एस्टिमेट्स करने के लिए मेट्रो, मेगा मेट्रो, स्मॉलर मेट्रोज, क्लास 1 क्लास 2 इस तरह का निर्णय करने के लिए। मेरा ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुअर एंड एंश्योरिंग जो भी आप गरीब को जो आप पहुंचाना चाहते हैं वो उनके हाथ में न जाए और कहीं लीकेजेस ना हो, मेरे विचार से वो बड़ी प्राथमिकता होगी। ये जो असेसमेंट है, दिस इज टू नो वेयर आर वी हेडिंग। हम इतना पैसा लगा रहे हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में खर्चा कर रहे हैं, देश में ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की आशा है, तो पिछले सरकार के कार्यकाल में ज्यादा नहीं बढ़ा है। उसके फाइनल एनालिसिस में कंट्री कहां पहुंची है वो समझने के लिए आंकड़े ठीक है। लीकेजेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उसको आप लागू कैसे करेंगे। जो एक्सपेंडिचर कमीशन की बात नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 80% व्यक्तियों की इनकम कंजम्पशन 60 रुपए से कम है और अर्बन एरियाज में 80% आदमियों की इनकम कंजम्पशन प्रतिदिन 113 रुपए से कम है। इसका मतलब हुआ कि लगभग 80% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में शासन की सुविधाओं की आवश्यकता है। यहाँ तक कैलोरी का प्रश्न है, जो यचुरी जी बात कह रहे हैं वो सही है कि अगर आप कैलोरी को इंटेक मानते हैं, मानक मानते हैं, तो 2400-2100 कैलोरी के आधार पर 70% व्यक्ति ऐसे हिंदुस्तान में हैं जो 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज शहर में कम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये 2400 कैलोरीज तय किया गया था 70s और 80s के लिए। तब से अब तक जो मैनुअल वर्क होता है रूरल एरियाज में उसमें कमी आ गई है। पानी का सोर्स हमारे घर के पास आ गया है, हमें बहुत अधिक जाना नहीं पड़ता है, मैकेनाइजेशन हो गया है। इसकी वजह से अब जो कैलोरी का इंटेक माना गया है रूरल एरियाज के लिए 2100 और अर्बन एरियाज के लिए 1890, ये नया कैलोरी इंटेक माना गया है, क्योंकि उतनी जितनी पहले काम करने की आवश्यकता पड़ती थी उतनी अब नहीं, ये कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात सही है कि कैलोरी इंटेक अगर मानते हैं 2400-2100 पे, तो 70% आदमी इसके नीचे हैं। लेकिन आप 70% को गरीब मान लें तो क्या फर्क पड़ेगा? आप किसी योजना का आप एलोकेशन नहीं बढ़ाएंगे, आप जो है राज्य सरकार में जो पैसा जाता है वो नहीं बढ़ाएंगे। हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं और जिनके आधार पर बीपीएल कैटेगरी बनाई जा रही है और लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं या कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वो पर्याप्त है, वो ठीक है, वो संतुष्टि के लायक है। खराब चल रही है योजनाएं, बहुत खराब चल रही है। टीचर स्कूल में नहीं आता है, डॉक्टर अपने अस्पताल में नहीं आता है, नरेगा में 6 महीने पेमेंट नहीं होता है। योजनाएं बहुत ही खराब चल रही हैं। लेकिन उन अगर आप 80% कर देंगे, उससे इन योजनाओं का कार्यान्वयन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। दूसरी बात मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो पूरे बाकी विकासशील देशों से बहुत कम है। 16% टैक्स कलेक्ट करते हैं जीडीपी का। ब्राजील में 32% है, रशिया में 35% है और साउथ अफ्रीका में 34% है। तो अगर हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में अपना एलोकेशन नहीं बढ़ा पाएंगे। ये जो डिबेट है एकदम बेकार का डिबेट है। डिबेट ही करना चाहिए कि हमारा पैसा कितना है हमारे पास और वो पैसा गरीबों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो पैमाना है अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो 70%, 80% अगर हमारी जनसंख्या उसमें आ जाएगी तो जो ऊपर वाले हैं वही सारा कुछ बटोर लेंगे। लेकिन आपने जो आयाम गिनाए थे, जो पैमाने गिनाए थे, उसमें तो वो सब लोग आ जाएंगे। नहीं, उसमें सब लोग नहीं आ जाएंगे। जो बिल्कुल नीचे हैं वो हमारी सबसे प्राइमरी अटेंशन होनी चाहिए।
तो इसीलिए ये जो पैमाना है, चाहे 32 रुपये, 47 रुपये, ये कन्वर्ट करके कंजम्पशन पैटर्न पे बताया गया, मगर दिस इज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट नीडी। बात ये है कि अल्ट्रा पुअर हैं ये। इंसान जो है वो घर के बिना जिंदा रह सकता है, मगर खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, वो मर जाएगा। तो इसलिए खाना पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। तो इसलिए जो भूखा है उसकी तलाश में है हम। साल में हमने कुछ तरक्की की। आपकी यूपीए सरकार बार बार ये कहती रही कि हमारे वक्त में तो देखिए 14 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर निकल, मतलब यूपीए सरकार की मैं बात कर रही हूँ। यूपीए सरकार ने ये कहा कि ऐसे आबादी 14 करोड़ के करीब है जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई। हमने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी योजनाएं चलाई। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि तो हमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। और एक और तरीका मापदंड हो सकता है कि जिन स्टेट्स में गरीब ज्यादा है वहां पे ज्यादा पहले कंसंट्रेट किया जाए। हाँ। सबसे ज्यादा गरीबी जो है वो है छत्तीसगढ़ में, जहां के तकरीबन 48% लोग गरीबी के दायरे में आते हैं। और उसके बाद है, हालांकि वहां पे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम सबसे अच्छा चलता है, बीजेपी इसका दावा करती रही है। मगर सबसे ज्यादा गरीब अकॉर्डिंग टू रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट 47.9% वहाँ पे गरीब हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा हमें बहस की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें राजनीति की आवश्यकता है। जो गरीब है उसको मुआवजा पहुँचाने की आवश्यकता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बारे में ये सुन रहे हैं हम कि वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत माहिर हैं जी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इम्प्रूव होगी और गरीबी की रेखा कम हो जाएगी। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि जब दुनिया भर में आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है, अमेरिका भी बार बार ये कह रहा है कि अब हमारे लिए सवाल गरीबी नहीं, हमारे लिए सवाल गैर बराबरी है, तो हमें भी क्या गरीबी के दायरे से ऊपर उठकर उन 99% लोगों की बात करनी चाहिए जिनकी बात 1% लोगों की अमीरी के आगे बौनी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। हम आपको बता दें कि दुनिया में 7 अरब की आबादी का दावा कल जनसंख्या दिवस के मौके पर कहा गया और इस वक्त 1645 लोग ऐसे हैं जो बिलियनर्स हैं और भारत में 100 बिलियनर्स हैं। इस तरह के भी आंकड़े आ चुके हैं। तो एक तरफ बिलियनर्स और दूसरी तरफ पूरी की पूरी आबादी। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि 52.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमारी रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 37-38 करोड़ लोग गरीब हैं। लेकिन सवाल यह है कि गरीबी से ज्यादा गैर बराबरी इस समय दुनिया में चर्चा का मुद्दा है, तो क्या हमें गैर बराबरी पर भी चर्चा करनी चाहिए? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे इसी पर। फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की एक किताब है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी और इस किताब के आने के बाद से आमदनी और गैर बराबरी आज दुनिया भर में सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है। और पिकेटी ने भारत के बारे में ये कहा है कि आर्थिक गैर बराबरी यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि उसकी सही माप मौजूद ही नहीं है, पता ही नहीं लगाया जा सकता। तो क्या येचुरी साहब, आपको ये नहीं लगता है कि गरीबी से निजात पाने के पर असली बहस तभी हो सकती है जब हम इस सवाल का समाधान निकालें? जी बिल्कुल सही है। पिकेटी साहब का पूरा किताब जो है वो मार्क्स के एनालिसिस के आधार पर था और एक कम्युनिस्ट होने के नाते हमारे ऊपर हर वक्त यही इल्जाम लगता है सबके तरफ से कि हम जो है गरीबी को बराबरी से बांटना चाहते हैं एक समाज में। ये बिल्कुल गलत है। पिकेटी साहब की किताब से पहले कुछ साल पहले नोबेल लॉरेट जोसेफ स्टिग्लिट्ज का किताब है प्राइज ऑफ इनइक्वालिटी। और ये प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, जितना ज्यादा इनइक्वालिटी है किसी एक व्यवस्था में उतना ही ज्यादा उसका खर्चा है कि उतने ही आर्थिक विकास को पाने के लिए कम खर्चे में भी हो सकती है अगर ये इनइक्वालिटी को आप कम करें। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक सवाल आपके सामने रखा था जिसको आपने कहा बाद में चर्चा करेंगे। हाँ। अब चर्चा करिएगा उसको। नहीं अभी चर्चा कर लेते हैं सर। अब आप इस सवाल को ले आ सकते हैं। कर रहे हो अब फिर रोक रहे हो आप।
जी। ऐसा असली असली सवाल को फिर रोक रहे हो आप। सवाल ये अनचना करने का मतलब क्या है? सवाल आपके देश में साधन है कि नहीं इस गरीबी को हटाने के लिए? हाँ, वो है आपके पास। ये इसलिए नहीं आएगा, अनचना करके आप टारगेट करिए। आप देश के अंदर सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार की ये अधिकार देने की हाँ। साधन देश के अंदर है कि नहीं? आपने खुद बताया देश के अंदर जो असमानता है। आपने एक फैक्ट नहीं बताई जो जिनीव कोएफिशिएंट जो कहते हैं इनकम इनइक्वालिटीज का, सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे दुनिया में, इंडिया के अंदर। जी। तो अगर ये इनइक्वालिटी को आप खत्म करेंगे तो देश के अंदर ये आंकड़े और ये असेसमेंट करने की कितना परसेंटेज गरीब है वो सब बेकार है, अगर आप इन साधनों को सही ढंग से इस्तेमाल करें इस गरीबी को हटाने के लिए। नहीं, सवाल ये लेकिन पूछिए ना बात ये है कि येचुरी साधनों साहब को कि हम ये क्यों ये बहस क्यों नहीं आगे चल पाती है? आप लोग इन बहसों को क्यों नहीं आगे ले जा पाते हैं और क्यों नहीं इस पर लेफ्ट अपनी तरफ से कोई पहल करता है? हम तो कहते हैं भाई अब मेरी शिकायत, माफ करना अमृता जी, आपसे भी ये सवाल जब उठाते भी है तो हमको टोका जाता है, ये बाद में चर्चा करेंगे। चर्चा करने वाली मुद्दा तो ये है हाँ। कि देश के अंदर जो साधन है आपके पास, उन साधनों के हिसाब से एक असमानता की जो आपकी समाज है उसको एक समानता की समाज में बदलने के लिए साधन है। सवाल ये है कि अगर देश में संसाधन हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके साथ खड़े होकर जमीन पे लड़ाई लड़िए ना। लड़ेंगे, लड़ी तो रहे हम, लेकिन जो संसाधन है जिनके हाथ में, ये भी साधन जहाँ पर आप और हम बैठे हैं वो भी उन्हीं के हाथ में पहुंच रहे हैं। येचुरी जी का कहना बिल्कुल सही है। हमारे देश में असमानताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इसके लिए शासन की पॉलिसीज बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। मैं दो पॉलिसीज का जिक्र करूंगा। आप देखेंगे राज्यों को जो पैसा जाता है वो 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पे जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन राज्यों में पॉपुलेशन की बढ़ने की गति धीमी है, चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, उनको अधिक पैसा मिल जाता है, और राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जहां पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है उनको पैसा कम मिलता है, क्योंकि 1971 बेसिस माना गया है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे जो स्कीम्स भारत सरकार चलाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स जो कि फ्री हैं स्टेट्स के लिए कि जितना जहाँ खर्चा कर लो। आज हालत ये है कि नरेगा में, अगर आप नरेगा में जो पैसा भारत सरकार ने खर्चा किया है उसको डिवाइड करें रूरल पुअर के नंबर से, तो आप देखेंगे बिहार में ये सिर्फ 371 रुपए, 13-14 में सिर्फ 371 रुपए खर्च हुआ प्रति रूरल पुअर, जबकि हिमाचल प्रदेश में और तमिलनाडु में ये नंबर 10,000 रुपए था। उल्टा होना चाहिए। बिहार में, उड़ीसा में हमें 10,000 रुपए प्रति पुअर खर्च करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जहाँ गरीबी है ही नहीं, वहां पर 10,000 खर्चा कर रहे हैं। जी, शासन की नीतियों का सवाल है। शासन की नीतियों के बारे में सवाल उठाया। मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दें जीवीएल साहब। आप लोग बार बार जोर ये देते हैं कि जो नीतियां चल रही हैं वो ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं, उसको अमल में लाने के लिए जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो क्या इन सिस्टम की इन कमियों पर आप लोग का ध्यान पहले जाएगा क्या? सभी विषयों पर जाएगा, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद आई है। तो सभी ये सवाल इसलिए उठाए क्योंकि गरीबी से लड़ने के लिए ये भी बहुत जरूरी कदम होगा। बीजेपी एज ए प्रॉमिस पहले से आपने देखा है कि फेडरल स्ट्रक्चर पे, फेडरलिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। तो यदि इन राज्यों को, कुछ राज्यों को इसके कारण, जैसा सक्सेना जी ने बताया, 1971 के आधार पर अभी भी एलोकेशंस हो रहे हैं, तो उन स्टेट्स के तरफ से इस पर चर्चा होगा। एनडीसी मीटिंग्स में चर्चा कई बार उठा होगा, इस बार भी होगा। और बिल्कुल यदि जरूरत है, हमको जैसा तुलसी जी ने बताया, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि आप इस एलोकेशंस को यदि इस पर कर रहे हैं तो किसी को जरूरी नहीं है पॉपुलेशन को घटाने की। तो तमिलनाडु जैसे राज्यों से इस तरह का मांग मैंने कई बार उठते हुए देखा है। बट लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में आपको जब देखना है तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हैं।
सदर्न स्टेट में, खासकर तमिलनाडु जैसा स्टेट में, आंध्र में, कुछ हद तक नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी नरेगा जैसा स्कीम्स का अच्छा इंप्लीमेंटेशन हुआ है, इसलिए उनका एलोकेशंस, उनका खर्चा भी ज्यादा हुआ है। कुछ राज्य इसमें काफी पीछे रह गए, उसका कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की किसी भेदभाव हुआ, ऐसा नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि कार्यकाल तो कांग्रेस का था पिछले 10 साल, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इसमें लोकल स्टेट लेवल गवर्नेंस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन द स्टेट्स, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बीजेपी बार बार ये कह रही होगा है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस सुधारने की जरूरत है और हमारा सबसे ज्यादा फोकस उसी पर है। अभी हाल में बीजेपी की सरकार का पहला आम बजट आया है, क्या आपको लगता है कि इस आम बजट में जो बीजेपी का फोकस है, इस सरकार का जो फोकस है, उससे जो सिस्टम की गड़बड़ियां हैं उसे दूर करने में मदद मिलेगी? तुलसी साहब, मेरे को तो लगता है कि ये यूपीए 3 का ही बजट है, क्योंकि ज़्यादा वही पॉलिसीज़ और वही पैरामीटर्स। मगर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से कि आज हमारा सर शर्म से झुकता है, क्योंकि सारी दुनिया के आधे से ज़्यादा बच्चे जो भूखे हैं, जो मेल नरिश्ड हैं और जो अंडरवेट हैं, ये पैरामीटर्स में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। जी और कुछ ही दिन पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने कहा कि हमें शर्म आती है जब हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के 53% लोग, यानी 53% लोग, 600 मिलियन लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं। और यही नहीं, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 54% रूरल आबादी के पास, रूरल घरों में आज भी साफ पानी मुहैया नहीं करा पाते हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है जी। मैं ये उम्मीद करता हूँ एक बजट में तो कितना फर्क पड़ सकता है, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहता, मगर 5 बजट में भी अगर भारत इस डिस्टिंक्शन को से छुटकारा पा ले कि दुनिया के आधे से ज्यादा मेल नरिश्ड और अंडरवेट बच्चे हमारे देश में हैं, तो मैं समझूंगा कि इस सरकार ने कुछ तो अचीवमेंट की। जी, जीवन स्तर सुधारने में कोई जो कहा है मैं उसका खंडन करता हूं। वैसे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है समझता हूं मैं, लेकिन बजट में 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं और 6 महीने 7-8 महीने के बाद एक नया बजट होगा। नहीं, और वो तो लेकिन 5 ये भी बजट की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, वो 10 साल इसी बजट के बारे में पूछा था, 10 साल कांग्रेस का सत्ता रहा, मगर बात इन्होंने उसी बजट की कुछ भी करिश्मा करके नहीं दिखा पाए। लेकिन हम बिल्कुल जनता के साथ हमने वायदा किया है, जनता को हमने भरोसा दिलाया है, उस भरोसा पर पूरी तरह खड़े उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। दरअसल जो नीतियां, जो आपके कार्यक्रम होते हैं, उसी से परिलक्षित होता है कि आप किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। योचिरू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन बातों पे जाइए, क्या मत जाइए अब, क्योंकि 10 साल पहले एक और भी करिश्मा की याद दिलाए थे कि इंडिया शाइनिंग वाली, उसका नतीजा जो हुआ चुनाव में वो भी हम देखे। उस सवाल पे मत जाइए कौन सा किसका क्या कर रहे। सवाल ये है कि अगर आप गंभीरता से गरीबी को कम करना है देश के अंदर, उसके बारे में सोचेंगे, अधिकार जो देंगे जिंदा रहने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अधिकार, वो लोगों को दीजिए। आपको स्वास्थ्य का, आपको शिक्षा का, आपका रोजगार का, आपको एक हाउसिंग का, अब एक सैनिटेशन का, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये सब यूनिवर्सल राइट्स बनाइए, तभी आप जो है हमारे देश की इस असमानता को और इस गरीबी को आप टैकल कर पाएंगे। और मेरा मानना है उसके लिए देश के अंदर साधनों की कमी नहीं है। अगर उसको साधनों का सही इस्तेमाल करना है, नीतियों को बदलनी होगी आपको जी। अब उसके लिए वही है सबसे बड़ा हमारे हिसाब से राजनीतिक लड़ाई जो हो रही है देश में। ये ठीक है कि अगर नीतियों को बदलने की बात आप कर रहे हैं, जो भी होगा अगले 5 साल वो भाजपा के मैनिफेस्टो के आधार पर होगा। कम्युनिस्ट के मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकेंगे। नहीं, लेकिन देश की जनता क्या चाहती है, जनता के साथ जो भी राजनीतिक दलों की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो जनता का संघर्ष ही होता है। वो जनता के संघर्ष से अलग कोई संघर्ष नहीं होता है। जो भी वायदा किए गए वो सारे पूरे किए जाएंगे, वो हमारा प्राथमिकता रहेगी। जी, चलिए हम इसी मुद्दे पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ पर जो जनता, जो युवा जनता बैठी है, वो आप लोगों से सवाल जवाब करेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
तो देश में गरीबी का पैमाना क्या हो, गरीबी ही सिर्फ मुद्दा है या फिर गैर बराबरी भी कहीं इस बहस में शामिल होता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। और अभी तक आपने हमारे मेहमानों को सुना, हमारे विशेषज्ञों को सुना। अब सीधे चलते हैं यहाँ के युवा जो बैठे हुए हैं उनसे सवाल जवाब लेते हैं। जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमारे देश को कहा जाता है कि अमीर लोगों का गरीब देश, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो पैसा ऊपर से नीचे आता है वो प्रॉपर नहीं आता, जिसकी वजह से पॉवर्टी गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्यों भ्रष्टाचार फैला हुआ है इतना? चाहे कोई भी सरकार है, चाहे यूपी है, बीजेपी है, मगर ये तो होना चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनका साथ दें। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जिस सवाल को मैं उठाना चाहती थी उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। मैं इसका जवाब दूं। देखिए, अगर आप जो सबसे गरीब लोगों को देखें, जो हमारे जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये वो रीजन है जो रिचेस्ट रीजन है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट। तो रिचेस्ट रीजन में पूरेस्ट लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसका कारण ये है कि हमने उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो लैंड एलिनिएशन हो, चाहे वो उनका जो है इंडेटेडनेस हो, चाहे उनका रिलेशन विद फॉरेस्ट हो, या वहाँ पर कोई भी डॉक्टर टीचर जाना ही नहीं चाहता। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं एक बात और आंकड़ा दूं आपको। अभी 2 दिन पहले बजट पास हुआ है। भारत सरकार का बजट 18 लाख करोड़ का है ना। अगर आप इसका आधा पैसा भी 9 लाख करोड़, आधा पैसा आप जहाँ खर्च कर लीजिए, और हमारी जनसंख्या है 125 करोड़, 25 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 9 करोड़ परिवार गरीब हैं। अगर ये 9 लाख करोड़ आधा पैसा हम 9 करोड़ व्यक्ति को बांटें तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 300 रुपये मिल सकते हैं। अगर ये आंकड़ा किसी गरीब से कहूँ तो कहेगा भाई आप सारी योजनाएं बंद कर दो, मुझे आप सीधा पैसा भेज दो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में गवर्नेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके हिसाब से पॉवर्टी लाइन किस हिसाब से है, इन द सेंस कि पॉवर्टी लाइन क्या है? और दूसरा, क्या आप रंग राजन रिपोर्ट अभी आई है उससे सहमत है? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये जो लाइन है ना, इसे मैं कुत्ता बिल्ली लाइन कहता हूँ कि जो 30% व्यक्ति इसके नीचे रह रहे हैं वो कुत्ते बिल्ली की लाइफ रह रहे हैं, अल्ट्रा पुअर हैं ये। उसके ऊपर 50% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। तो इसलिए हम इससे सहमत इसलिए हैं क्योंकि इस रिपोर्ट का शासन के एलोकेशन पर, राज्यों के एलोकेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वो डिपेंड करेगा कि कितना पैसा आपके पास है। जी, और जीवन साहब, आप संतुष्ट हैं इस लाइन से? नहीं, इस पैमाने से? एक तो मैंने जैसा पहले कहा कि मैं सभी अर्बन को, सारे शहरी इलाकों को मैं एक के दृष्टि से देखना मेरे विचार से सही नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अंतर है बड़े शहरों में और छोटे अर्बन इलाकों में। एक उसके कारण तो क्या बीजेपी की सरकार कोई नया फॉर्मूला तय करेगी गरीबी के पैमाने को देखकर, गरीबी को मापने के पैमाने के तौर पे? बिल्कुल, इस पर अध्ययन तो होगा, इस पर स्टडी होगा, और क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं जिससे, जैसा ये भी बात सही है कि जिस तरह की स्कीम्स हैं, जिस तरह की पोर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द पोर, उनके वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो 30% लोगों तक भी पहुंचे, ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। हम देश के 30 सबसे नीचे, आप मान लीजिए ये 50% लोग गरीब के नीचे हैं, लेकिन यदि आप सबसे नीचे 30% तक आप पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, कल्याण होगा लोगों का। बट लेकिन इसमें इस उलझ के रहना इस तरह के बातों में, ये 30 है, ये 40 है, या 35 है, और असली काम को छोड़ देना, ये आई थिंक इससे बड़ा धोखा नहीं होगा। आपके ऊपर देश की निगाह रहेगी कि आप असली काम को कितना अच्छे से पूरा कर पाते हैं। अगला सवाल है, ये बीपीएल, सबसे पहले ये बीपीएल कार्ड जो होते हैं इसका निर्धारण किस हिसाब से करते हैं आप? और ये अमीरों को ज्यादा मिलता है, गरीब इसका कोई फायदा नहीं उठा पाते? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने अधिकतर ये देखा हॉस्पिटलों में और इधर देखा, उसका जो जितने भी अच्छे पैसे वाले अमीर है उसको फायदा वो उठा रहे हैं और गरीबों को बिल्कुल नहीं था। तो इसका किस आधार पे आप यूज करेंगे और किस हिसाब से इस पर रोकथाम करेंगे? कौन गरीब है, इसका जो आधार अलग होता है, और उसमें बहुत गलतियां हैं। एरर्स ऑफ एक्सक्लूजन, एरर्स ऑफ इंक्लूजन है। 60% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कार्ड नहीं होना चाहिए, उनको कार्ड मिले हुए हैं, और 60% गरीब छूटे हुए हैं। तो वो समस्या कार्यान्वयन की है।
इसमें राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि जो भी नंबर तय किया जाए हम सही से व्यक्ति का चयन कर सकें। वो अभी तक नहीं हो पाया येचुरी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। अभी तक हम बहस इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो गरीबों को दी जाने वाली योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पे जो लोग सवाल कर रहे हैं उनका सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल एक ये है कि जो गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका फायदा तो नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब हैं वो कितने हैं और कितने लोगों को उसका फायदा दिया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि सिर्फ गरीबी क्यों, गैर बराबरी की लड़ाई क्यों न लड़ी जाए। जब दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी जा रही है और बहस का मुद्दा अब गैर बराबरी है, तो हमें भी इस लड़ाई को क्यों नहीं आगे बढ़ानी चाहिए? क्या आप लोग इसमें पहल करेंगे? यही तो बात मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत में ही कहा था अमृता जी कि ये जो आप जो कह रहे हैं ये अंचना सब इसलिए लगाए जा रही है कि ये स्कीमें जो है किसको मिलेंगी। हमने कहा ये स्कीमें जब तक आप ये तय करते रह जाएंगे किसको मिलेंगे, आपको ये यूनिवर्सल अधिकार जब तक सबको नहीं देंगे, गरीबी को और असमानता को आप टैकल नहीं कर सकते हो। सवाल यहाँ पर जब तक आप ये यूनिवर्सल अधिकार नहीं देंगे, राइट टू फूड का, राइट टू एजुकेशन का, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का, आप ये जब यूनिवर्सल राइट्स लागू नहीं करेंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। और असमानता कम करने की बात जो आप कह रहे हो वो तो दूर की इच्छा रहेगी, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो तो असंभव होगी। चलिए, आप ये मान रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण ज्यादा जरूरी है। आप कुछ पूछना चाहते हैं येचुरी जी से? जी, येचुरी सर से मेरा सवाल ये है कि सर आप और आपकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीन पर उतरकर गरीबों के हक की बात करती है। तो जब इस तरह की समितियां बनती हैं, जब आप यूपीए के साथ गठबंधन में थे तब भी एक समिति बनी थी, उसके बाद भी एक समिति बनी जो महज 27 और 47 रुपए की बात करती है। क्या 27 रुपये और 47 रुपये कमाने वाला ही गरीब है या नहीं है, इससे ही पैमाना तय होगा, या उसकी स्थिति आर्थिक स्तर पे क्या है, सामाजिक स्तर पे क्या है, राजनीतिक स्तर पे क्या है? क्या इसे आप लोग लेकर विरोध के स्वर क्यों नहीं बुलंद करते हैं? हमारा झगड़ा पूरा यूपीए के साथ यही था और हमारे दबाव के चलते हुए ही यूपीए 1 में आप देखिएगा जो आपके संविधान में जो अधिकार दिए गए उनको जो एक्सटेंड किया गया। रेगा का मतलब क्या है? राइट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सब बने कब साहब, और बने किस दबाव में? बने वामपंथियों की समर्थन जब यूपीए 1 को जरूरत थी, और उसके चलते हुए जो न्यूनतम कार्यक्रम बना वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सब राइट्स एक्सटेंड हुए। हमारा झगड़ा यूपीए से था क्या कि ये सब आप जो है यूनिवर्सल राइट्स की जगह इसको आप लिमिटेड राइट्स के रूप में बनाएं। आप लिमिटेड को हटाकर इसको यूनिवर्सल राइट्स के रूप में उसको दीजिए। तो झगड़ा आता है उस पे कि साधन नहीं है देश में। हमारा मानना है साधनों की कोई कमी नहीं है देश में, असमानता बढ़ रहा है, इस वजह से साधन कुछ चंद लोगों के हाथ में ये पूरे की पूरी साधनों की कंसंट्रेशन हुई है। उसको आप सही नीतियों से आप जो है उसको रोकिए, तब देश के अंदर ये यूनिवर्सल राइट्स देने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं है। वो काम करना है, वो लड़ाई जारी है। और हमारी आह्वान आपसे यही होगी, आइए साथ मिलकर लड़िए हमारे से। अगर यही तो येचुरी जी अपनी तरफ से आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपको असंतुष्टि है इस व्यवस्था से, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कमी रह जा रही है जो व्यवस्था में और राजनीति में बैठे हुए लोग नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो आप सड़क पर उनके साथ उतरिए। लेकिन अगला सवाल, मेरे ख्याल से एक 5 वर्षीय योजना होना चाहिए था, 5 years प्लान, जो सिर्फ गरीबी, देश से गरीबी को मिटाने के लिए उस पर डिबेट होनी चाहिए। उसमें एजुकेशन और उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो एजुकेशन में समस्या होना चाहिए था। जैसे बहुत सारी योजना है, इंदिरा आवास योजना, उस तरीके से पर्सनल गरीबी को मिटाने के लिए योजना 5 years प्लान होनी चाहिए। जी, क्या आपको भी लगता है? जी सॉरी, मैं ये कह रहा, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं कि योजनाएं तो जो भी जैसे जो चीज़ येचुरी जी ने कहा कि बहुत सारे राइट्स जो है यूनिवर्सल हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सब उन्होंने बहुत सारे गिनाए। दो उसमें राइट्स और हैं जो उन्होंने क्या नाम भूल गए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया गया कि जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट पर राइट्स दिया जाएगा, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक लॉ पास किया गया कि महिलाओं को जो लैंड के ऊपर, भूमि पर इक्वल अधिकार मिलेगा, इनहेरिटेंस का राइट दिया गया, लेकिन उसका कहीं कार्यान्वयन नहीं हुआ। तो
तो असली सवाल इस बात का नहीं कौन कौन से हमने लॉ बनाए या कौन कौन से हमने राइट्स दिए, प्रश्न इस बात का है कि राज्य सरकारों की गवर्नेंस की हालत इतनी खराब है, हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद तो ट्रांसफर हो जाते हैं अधिकारियों के। वो कहते हैं ये साहब अब तो हफ्ते हफ्ते की पोस्टिंग होती है, तो हफ्ता बनाते रहते हैं। तो ये तो हालत हो गई है। तो सवाल यही है कि आखिर हम गरीबी को दूर करने के लिए क्या और उपाय कर सकते हैं? जिन मुद्दों पर, जिन पैमानों पर आज हमने चर्चा की, उसके अलावा गरीबी दूर करने का कोई और भी तरीका हो सकता है? क्या हमें कोई वैकल्पिक तरीके पर विचार विमर्श नहीं करने की जरूरत है यहाँ? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग भारतवासी बहस करने में तो बहुत अच्छे हैं, मगर स्कीम बनाने में भी बहुत अच्छे हैं। कानून बना देते हैं, मगर उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन होता नहीं। सबके सब कानून जो हैं वो एक कागज़ के शेर बन के बैठ जाते हैं। आपको भरोसा है कि जो आप जीवीएल साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार कानून को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी? हम पूरी उम्मीद करते हैं। आज आवश्यकता इम्प्लीमेंटेशन की है। अमृता सेन ने कहा था भारतीयों के बारे में, नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने किताब जो लिखी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। तो वी आर ओनली आर्ग्यूइंग, वी नीड टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। स्टेट्स में जब तक गवर्नेंस नहीं सुधरेगी, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना मुश्किल है। तो उसके लिए पहल करनी चाहिए सभी। लेकिन एक अच्छी बात मैं ये कह दूं कि जो 15-20 साल पहले जो राजनेता जो सोचते थे कि मतलब काम करने से वोट नहीं मिलते हैं, काम करने से हम चुनाव नहीं जीतते हैं, विकास से नहीं जीतते हैं, इस तरह का सोच राजनेताओं के मन में था 20 साल पहले। पर लेकिन आज जो भी जीत के आता है, अपने काम की वजह से जीत के आता है, अपने काम करके जनता को खुश करने की वजह से आता है। इसलिए मैं मतलब थोड़ा परिवर्तन है। अभी जनता आपको मौका जरूर दे रही है, लेकिन अभी परखना बाकी है। और जैसा कि तुलसी जी ने कहा कि हम बहस बहुत करते हैं, लेकिन जरूरत इस बात पर की है कि हम जमीन पर उतरकर काम कर दिखाएं, और जो समस्याएं गरीबी की हैं या गैर बराबरी की हैं, उसे दूर करने के लिए काम करना और नीतियों को अमल में ले आना, ये शायद सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, तभी इसे दूर किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका भी शुक्रिया।